गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग टू यू, मॉर्निंग टू। कैसे कैसे हैं पीयूष जी? सर वेरी फाइन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत बधाई आपको क्वालिफाई करने के लिए। यस, थैंक यू वेरी मच सर। ओके। तो आपने बीटेक किया है ना? जी सर। और एमटेक भी किया है और जॉब में हैं आप। जी हाँ सर। बैकग्राउंड आपकी गोरखपुर की है? सर जी हाँ सर, गोला बाजार गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर है, एक तहसील है, वहां से हूँ जी सर। जी 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 जी। तो गोरखपुर की कुछ खासियतें बताएं। सर गोरखपुर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से गुरु गोरक्षनाथ की वजह से प्रसिद्ध है। हम्म। और साहित्य की दृष्टि से गोरखपुर में सर गीता प्रेस है, जो धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध है। और सर गोरखपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से देखें तो गोरखपुर में विश्व का मित्रा, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। मित्रा, और सर इधर आओ। इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो गोरखपुर में सर फर्टिलाइजर्स और चीनी मिल के लिए फेमस है। और सर एमएसएमई प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गोरखपुर में सर टेराकोटा के लिए फेमस है। ये जो पीयूष पीयूष जी, जी सर। गुरु गोरखनाथ को हिंदुस्तान में बहुत ही आदर के साथ लोग देखते हैं। जी लेकिन सर। एक 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 टर्म है गोरख धंधा। जी तो उसको उसको उनके गोरख नाम से कैसे जोड़ा गया है? आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? गोरख धंधे को तो अच्छा नहीं माना जाता ना। जी हाँ सर। तो ये क्या है? इसको बता सकते हैं क्या? सर गोरख धंधे लीगल नहीं होते हैं और वो कानून की दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसमें ठीक। नोटों का प्रचलन, नकली नोटों का प्रचलन, गलत तरीके से मादक द्रव्य पदार्थों को बेचना, विभिन्न ऐसे कार्य आते हैं। तो ये गोरख नाम से कैसे जुड़ा? गोरखनाथ जी तो बहुत पवित्र आत्मा माने जाते हैं, सभी लोग उनका बड़ा आदर करते हैं। सॉरी सर, नो आइडिया सर, नहीं। ओके। अच्छा, आपने यहाँ सब्जेक्ट क्या रखा है, ऑप्शन सब्जेक्ट? सर सोशल वर्क। सोशल वर्क। सोशल वर्क अब है कमीशन में? जी नहीं सर। अब नहीं। आप इंजीनियरिंग में हैं और आप जॉब भी कर रहे हैं, तो इधर क्यों आना चाहती हो? सर अभी मैं दूरदर्शन के जालंधर में इंजीनियरिंग असिस्टेंट के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। सर जब मैं एमटेक कर रहा था तो उस दौरान मैं एक अपने कॉलेज के एनजीओ परिवर्तन से जुड़ा हुआ था, जिसमें हम सभी लोग जाते थे गांव में प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने, कभी सैनिटेशन के लिए ड्राइव करने, लोगों को जागरूक करने के लिए। तो सर इस दौरान मेरे अंदर सिविल सेवा में जाने के लिए एक मन में ख्याल आया, क्योंकि उस दौरान काफी प्रशासनिक अधिकारियों से हमें मिलने का मौका मिलता था। तो उनके कार्य क्षेत्र के बारे में और जनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहने के बारे में, विभिन्न चीजों के बारे में पता चलता था। तो इसलिए सर एक प्रमुख मेन कारण ये भी था कि मैं सिविल सेवा में आना चाहा, जिसके प्रति मेरा रुख हुआ। और दूसरी चीज सर, मैं अपने व्यक्तित्व विकास के दृष्टिकोण से आगे भी अपने लिए करियर में अच्छे संभावनाओं की तलाश में हूँ कि मैं एक प्रेस्टिजियस जॉब में जाऊं, जहां मुझे सम्मान मिले, मैं लोगों से जुड़ सकूं और अपने क्षमता के अनुसार कार्य कर सकूं, जिससे स्वयं और देश के लिए भी कुछ अच्छे करने की प्रेरणा मुझे मिले। देखो, वहां पे अच्छा और बुरा दोनों चांस है ना। एक अच्छे ऑफिसर को तो नो डाउट बड़ा सम्मान मिलता है, लेकिन जो हालात हैं इस समय, है जो परिदृश्य है देश का, तो उसमें अच्छे ऑफिसर्स बहुत कम है। अभी जो कानपुर में जो कांड हुआ, जी सर। तो वो मैं उसमें ये मानता हूं कि अगर अच्छे बैकबोन वाले ऑफिसर रहे होते तो ये कांड नहीं होता। जी। हम्म। जी तो सर। कुछ मजबूरियां जरूर होंगी, लोग मतलब सबके सब ऐसे कि क्यों समझौते पे आ गए हैं। बहुत कम लोग, गिनती के ही लोग अच्छे लोग रह गए हैं, अच्छे ऑफिसर्स रह गए हैं। सर और भी बहुत सारे कारण हैं, तो वो बात ध्यान है आपके? जी हाँ सर। आप अगर वहां पे ऑफिसर इंचार्ज होते तो क्या करते? सर प्रत्येक सिस्टम में अच्छे और बुरे दोनों तरीके के लोग रहते हैं। उस जिसमें कुछ लोग परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं, धन और राजनीतिक
दबाव के दृष्टिकोण से अपने मूल्यों से समझौता करते हैं, परंतु यदि मैं उस स्थान पर होता तो सर्वप्रथम अपने कोड ऑफ कंडक्ट और अपने नैतिक एथिक्स को पहले मैं वरीयता देता, और इस तरीके की कोई भी सूचना मिलने पर सर्वप्रथम मैं अपने सीनियर अधिकारी को अवगत कराने के साथ ही साथ आगे की कार्रवाई नियम और कानून के अनुरूप ही रहकर सर करता। पीयूष जी, एक एक वहां पे जो सिटिंग सीओ थे देवेंद्र मिश्रा, जो अब नहीं है, शहीद हो गए, उन्होंने इसकी सूचना दी थी अपने उच्चाधिकारियों को। कोई सुनवाई भी नहीं हुई और बेचारे मारे गए। सर सूचना देने देने के लिए ये कार्य उनका वाकई सर प्रशंसनीय है था, लेकिन सर व्यापक सूक्ष्म परीक्षण घटनास्थल का पहले से नहीं हो पाया था, जिसकी जानकारी शायद हमारे पुलिस कर्मियों को नहीं थी कि इतने बड़े लेवल पे कोई भी कार्रवाई हो सकती है। तो किसी भी घटनास्थल पर जाने से पहले सर हमारी पुलिस टीम को प्रॉपर तरीके से एक आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार बुलेट प्रूफ जैकेट्स और भी जो भी नए अत्याधुनिक हथियार। देखो, ये इस घटना का ये कारण नहीं था कि बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी उनके पास में, ये कारण नहीं था, क्योंकि हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट्स में नहीं जाती है पुलिस, है ना। कारण ये था, मेन कारण ये था कि जो पुलिस जिस ऑपरेशन पर जा रही थी उसकी सूचना उसको पहले से हो गई। जी सर। लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन था जो कि पुलिस डिपार्टमेंट से हुआ, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण था। चलो आगे बढ़ते हैं, एक चीज और पूछते हैं, एक अलग सवाल पूछते हैं आपसे, आप पढ़े लिखे हैं, एमटेक भी हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दुनिया में डेमोक्रेसी की बहार आई, है ना, सब जगह डेमोक्रेसी 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 होने लगी, ठीक है ना। लेकिन अब कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि जैसे भारत के ही संदर्भ में देखा जाए तो भारत के पड़ोस में जैसे पाकिस्तान है, तो वहां पे डेमोक्रेसी क्या फेयर डेमोक्रेसी कही जा सकती है? मैं समझ में नहीं कही जा सकती। रूस है उधर, रूस में भी क्या डेमोक्रेसी कही जा सकती है? मेरे समझ से नहीं कही जा सकती। चाइना है ना, ब्राजील है उधर, और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं। तो क्या इसका प्रभाव इधर डेमोक्रेटिक वे में चुनी हुई सरकारों के ऊपर, मतलब भारत के ऊपर भी क्या कुछ हो रहा है? सर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विभिन्न देश विदेश में होने वाली घटनाओं का अप्रत्यक्ष रूप से सभी देशों पर प्रभाव पड़ता है, परंतु जिसमें कुछ नकारात्मक होते हैं, कुछ सकारात्मक होते हैं। यदि हम लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से देखें तो जैसा सर आपने बताया, विभिन्न देशों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है, जैसा तथाकथित आपने कुछ नाम बताया सर, इसका प्रभाव भारत में देखने को परोक्ष रूप से तो नहीं हमें प्राप्त होता, परंतु अपने अधिकारों की मांग को करते समय कुछ अलोकतांत्रिक चीजों के रूप में विभिन्न देशों का एग्जाम्पल देते हैं लोग। परंतु हमारा देश एक सुव्यवस्थित लोकतंत्रात्मक देश है जो शुरू से ही लोगों के अधिकारों के प्रति देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनकी कही गई बातों को हमेशा से ही मानता हुआ आया हुआ है, जो व्यापक दृष्टिकोण से सर्वहित में हो। तो इस अनुसार हम कह सकते हैं कि उनके नकारात्मक छवि को लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से हम नहीं अपना सकते, हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा है सर। नहीं पड़ा। ओके, ऑल द बेस्ट, ओवर टू नेक्स्ट। बीजेपी सर। पीयूष, आपने माकूल जवाब दिए। कानपुर की मुठभेड़ के बारे में चेयरमैन सर ने कुछ प्रश्न किए थे, उनका आपने ठीक ठाक जवाब दिया। आप कहीं एसडीएम है, डिप्टी एसपी है, और इस तरीके की घटना होती है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी ऐसे पुलिस कर्मियों के प्रति जिन्होंने बदमाशों के साथ मुखबिरी की? आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? सर ऐसे केस में सूचना मिलने पर कि तथाकथित पुलिस ने मुखबिरी की है, तो सबसे पहले सर अगर मेरे कार्य क्षेत्र में रहता है कि मैं एक
जांच कमेटी बैठा सकूं, तो सबसे पहले उनके लिए एक जांच कमेटी में बैठाऊंगा और साथ ही उनको तत्काल प्रभाव से सूचना की जानकारी पुख्ता होने पर उन्हें निलंबित भी करूंगा। यदि यह हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है तो अपने सीनियर अधिकारी से भी इसके बारे में मैं उन्हें अवगत कराऊंगा और तथा उनके दिशा निर्देश आपके कार्य क्षेत्र में है, सब कुछ आपके कार्य क्षेत्र में है, और तब उत्तर दें। आप जांच बैठाएंगे और जांच कितने दिन में पूरी करेंगे? हफ्ते भर में, 15 दिन में, 1 महीने में? सर जिसके लिए मैं जांच बैठाऊंगा और साथ ही साथ इसको त्वरित रूप से ही और विभिन्न इंटेलिजेंस मीडियम की हेल्प लेकर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मैं इसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा सर। पीयूष जी, त्वरित और जल्दी ये सामान्य बातें हैं। आप वहां पर इंचार्ज हैं, सारा स्वविवेक आपके पास है। आप कितनी देर में कार्रवाई करेंगे जिससे कि एक संदेश जाए कि इस तरीके की मुखबिरी जीरो टॉलरेंस की है? सर मैं उनके कॉल डिटेल्स के रिकॉर्ड लेने के बाद जो हमें तुरंत ही प्राप्त हो सकते हैं, मैं अगर वो मुझे तुरंत प्राप्त होते हैं तो मैं उसी दिन उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करूंगा और कार्रवाई करूंगा सर। कार्रवाई क्या होगी? सस्पेंशन तो आपने कर दिया, उसके बाद? उसके बाद मुखबिरी के संबंध में जो भी सीआरपीसी के एक्ट आते हैं उसके अंतर्गत मैं डिसमिसल के बारे में क्या सोचा आपने कि पहले डिसमिसल बाद में सीआरपीसी और आईपीसी? आप डिसमिसल के बारे में विचार नहीं आया? पहले डिसमिसल बाद में कानूनी कार्रवाई? यस सर, मैं निलंबित की बात सर बड़ा अंतर है। बहरहाल अच्छी बात है। पीयूष जी, आपका एमटेक में ये किस चीज पे प्रोजेक्ट था? आपकी किस चीज पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरा शीर्षक बताइए। सर मैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में ट्रिपल गेट फिनफेट ट्रांजिस्टर के ऊपर स्पेस रेडिएशंस का इफेक्ट टीकैट सिमुलेशन में किया था सर। इसका क्या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है और व्यवहारिक रूप में ये किस प्रकार इसका लाभ मिल सकता है? आवाज आ रही है सर? जी, आवाज बहुत अच्छी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ सर। हाँ, इसका क्या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है आपके प्रोजेक्ट का? व्यवहारिक रूप में अगर हम उतारना चाहें तो क्या इसका लाभ मिल सकता है इंडस्ट्री को? सर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हमारे सर सैटेलाइट्स जो होते हैं वो स्पेस में सर रेडिएशन का इफेक्ट होता है जिसके द्वारा हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उनकी कंडक्टिविटी और उनके मैकेनिज्म पर इफेक्ट पड़ता है। तो सर हमने अपने डिवाइस को ट्रिपल गेट डिवाइस में कन्वर्ट किया जिससे कंडक्टिविटी उसकी ना असर हो और वो स्पेस रेडिएशन का डोज उसके ऊपर डाला सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसके द्वारा हमने देखा कि ये स्पेस में कितने रेडिएशन के इफेक्ट को इजिली बियर कर सकता है और इस पर्पज से हमें आगे डिवाइस मैन्युफैक्चर करने में सहायता मिलेगी कि इस रेडिएशन तक हमारा डिवाइस प्रॉपर काम कर सकता है और जिससे उसकी हम लाइफ टाइम डिसाइड कर सकते हैं और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी डिसाइड कर सकते हैं। वेरी गुड। अब आखिरी सवाल मेरी तरफ से, 5G टेक्नोलॉजी के लाभ और हानि इस पे प्रकाश डालें। सर 5G टेक्नोलॉजी के लाभ के संदर्भ में सर फर्स्ट चीज, सबसे बड़ी चीज जो है इसकी स्पीड 4G के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। दैट इज एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, दैट इज इन गीगाबाइट्स। और सेकेंड चीज सर, इसमें जो डाटा लेटेंसी पीरियड है वो भी कम है, दैट इज इन द रेंज ऑफ मिली सेकेंड सर। और सर नेक्स्ट चीज 5G में सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे एप्लीकेशंस हमारे प्रैक्टिकल यूज में बहुत ही गुणवत्तापूर्ण तरीके से आएंगे। सर निगेटिव चीज में देखें तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी वर्तमान समय में इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि अभी 5G टेक्निक हमारे देश में लागू इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, जिसमें जो इसके इक्विपमेंट्स हैं उसकी खरीद से संबंधित समस्याएं हैं। सेकेंड चीज सर इसकी वजह से कार्बन एमिशन भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन टेक प्लेस होगा। नेक्स्ट इज सर बीटीएस रेडिएशन के थ्रू रेडिएशन ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट। वेरी गुड पीयूष, थैंक यू। प्रोफेसर AK सिंह सर। सर प्लीज। मिस्टर पीयूष। यस सर।
मेरा पहला सवाल आपसे, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया डीजीपी साहब के इस सवाल का, और मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ आपके इस जवाब से। आप ये बताइए, आपने रेडिएशन का बड़ा जिक्र किया है, स्पेस का भी जिक्र किया आपने। स्पेस में किसी सैटेलाइट को काउंटर करने के लिए, हवा हवा में ही उसको मार गिराने के लिए भारत ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, जी हाँ और सर। एक उस पर एक्सपेरिमेंट भी करके उसने उसको प्रूव भी कर दिया कि हम 100% परफेक्ट हैं। वो क्या है वो? सर ए सैट टेक्नोलॉजी है, वो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। एग्जैक्टली, वेरी वेरी ट्रू। आगे जिसमें बताओ। डीआरडीओ ने लो अर्थ ऑर्बिट में हम्म, परीक्षण किया हुआ था। हम्म, और सर यही टेक्नोलॉजी थी। ठीक, उसका नाम है कुछ? ए सैट सैटेलाइट सर, मिशन शक्ति के अंतर्गत। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप ये बताइए कि स्पेस में रिसर्च के लिए जो सबसे लीडिंग सेंटर है वो दुनिया में कौन सा है? सर इसके लिए नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस रिसर्च सेंटर यूएसए नासा है सर। अच्छा, इंडिया का कोई किसी का नाम बताइए जो वहाँ पर काम कर रहा था और वो इंडिया के किसी स्टेट से जुड़ा हुआ है, और वो क्रैश कर गया था वो लैंड करने के पहले, उनका शटल। कौन था वो? सर कल्पना चावला जी थी। किस स्टेट से थी वो? अ, सर वो हरियाणा से थी सर। वेरी ट्रू। मेरा अगला सवाल आपसे, आप ये बताइए, आजकल गन कल्चर को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है। सॉरी गन सर। कल्चर, गन कल्चर, गन कल्चर, बंदूक की संस्कृति। जी जी सर। और ये माना जा रहा है कि दुनिया में 14 अरब बंदूक की गोलियां बनाई जाती हैं हर साल, जो आबादी से जस्ट डबल है। दुनिया की आबादी से जस्ट डबल है। इस दिशा में सरकारों को क्या करना चाहिए गन कल्चर को हतोत्साहित करने के लिए? सर वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर भी देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट्स और कई तरीके के समाज में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो विश्व में लोग अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से और कुछ लोग इसे दिखावे के दृष्टिकोण से गन संस्कृति को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। सर इस संबंध में सबसे पहले सरकार को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि समाज में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे जाति संघर्ष, सांप्रदायिकता, माफिया कल्चर, विभिन्न अपराध जैसे ड्रग तस्करी, गुंडागर्दी, स्थानीय स्तर पर अपराध, इन सभी के लिए कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना चाहिए और कड़े से कड़े कानून बनाना चाहिए। सेकेंड चीज, लोगों में एक सुरक्षित माहौल का संदेश जाना चाहिए जिससे लोग भय ना करें एवं इस गन कल्चर को नहीं अडॉप्ट करें। चलिए, आप ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश से आप जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर यूपी सर्विस, स्टेट सिविल सर्विस में जाना, आप उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कोई ऐसा कदम उठाया हो गन कल्चर को डिमोरलाइज करने के लिए, वो बताइए। आप दो प्रयास बताइए। सर उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी कोका एक अधिनियम लाया था जिसके अंतर्गत उन्होंने इस तरीके के अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की थी जो किसी भी अपराध को जो किसी संज्ञेय अपराध में शामिल थे, क्योंकि वो लोग गन कल्चर को भी बढ़ावा दे रहे थे। तो अप्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ गन संस्कृति को कम करने में मिल सकता है। अवैध हथियार जो है उनकी संख्या उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है। यस। अनलाइसेंस वेपन। जी हाँ सर। ठीक, इस दिशा में आप बताइए, क्या क्या ख्याल है आपका? और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। yes, इस पर सरकार के, पुलिस के, प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी इसमें कमी नहीं हो रही है। इस दिशा में आप क्या कर पाए, क्या कहना चाहेंगे? सर उत्तर प्रदेश एक ग्रामीण बहुल क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे अवैध रूप से हथियारों का निर्माण होता है
और साथ ही साथ नेपाल बॉर्डर से भी सर हथियारों की तस्करी की जाती है। और सर लाइसेंस लेने की जो प्रथा है उसको एक सामान्य सकारात्मक तौर पर लोग नहीं देखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इसके प्रति उनके मन में एक भय व्याप्त होता है कि मैं अगर इसका लाइसेंस या इससे संबंधित कोई भी चीज अगर पुलिस में सूचना दूंगा तो भविष्य में कोई भी अपराध होगा तो मेरे ऊपर आ जा सकती है। तो इसकी भी वजह से सर अवैध रूप से हथियारों का पिछड़े प्रदेश तो बहुत से हैं हिंदुस्तान में, लेकिन सबसे ज्यादा अवैध हथियारों का जो लेन देन है उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ा हुआ है। ये कनेक्टिंग लिंक क्या है इसका? सर इसका प्रमुख कारण यही है कि यहाँ पर अवैध रूप से हथियार बनाए जाते हैं। इसलिए मेरा सवाल यही है कि भाई ये अवैध रूप से जो हथियार बनाए जा रहे हैं, सरकार के, पुलिस के, प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी ये कम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसका बिल्कुल नट सेल में आप जवाब दीजिए, अगर आपके दिमाग में कोई बात आती है तो। सर ये सरकार इसके लिए प्रयासरत है, परंतु कानूनों की पूर्ण रूप से लागू करने की वजह से पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रहा है कानून इसके लिए। और अपराध की संख्या में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश अपराध की संख्या में नंबर 1 पर है। इसलिए भी सर अवैध हथियार बंद नहीं हो पा रहे उत्तर प्रदेश में। चलिए मेरा आखिरी सवाल आपसे। ऐसा माना जाता है कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए हथियार का स्थान दूसरा है और शौर्य का स्थान पहला है। 2 उदाहरण कोई दीजिए जो वो आपके बहुत इर्द गिर्द से हो, और एक आर्मी से जुड़ा हुआ हो और एक एयरफोर्स से जुड़ा हुआ हो। सर आर्मी से मैं वीर अब्दुल हमीद जी का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। वेरी ट्रू। हाँ बताओ। जिन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के अकेले रहते हुए सिंगल पर्सन में अपने बंदूक, अपने पराक्रम से सर उन्होंने उनके 3 टैंक उड़ाए, जो बिल्कुल ठीक जो एक अप्रतिम शौर्य का उदाहरण है। और सर एयरफोर्स में मैं अभिनंदन। यस सर आई वाज अबाउट टू से वही बोलने जा रहा था सर। एयरफोर्स में भी हाल ही में सर मैं श्री अभिनंदन जी का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जिन्होंने बालाकोट स्ट्राइक के लिए अप्रतिम शौर्य का उदाहरण देते हुए पाकिस्तानी सीमा के अंदर जाकर उनके F-16 लड़ाकू विमानों को ढेर किया। किससे? सर MiG-21 से। एक MiG-21। हाँ, उनका MiG-21 था, उन्होंने F-16 पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को ढेर किया था। MiG-20 दुनिया के इतिहास में ये पहला उदाहरण है कि जिसने MiG-21 से F-16 को मार गिराया हो या उससे मुकाबला किया हो। जी सर। और अब्दुल हमीद ने भी देश में बने हुए हथगोलों से अमेरिका में बने हुए पैटर्न टैंकों को, जिसके बारे में अमेरिका ये कहता था कि इसको ले जाओ, दुनिया में कोई बाल बांका नहीं कर सकता, उसने हथगोलों से मार के गिरा दिया। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। पीयूष। थैंक यू सर। पीयूष, आप कितने दिनों से प्रसार भारती में हैं? सर मैं 2015 में ज्वाइन किया था, उसके बाद से अभी तक 15। यस सर, ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए। 2014 में प्रसार भारती को लेकर चुनाव के तुरंत पहले एक बड़ा विवाद हुआ था। 2014 के लोकसभा इलेक्शन के पहले किस मुद्दे पर विवाद था? यस सर, बताइए। सर वो वर्तमान समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस भाषण के, प्रसार भारती द्वारा लिए गए भाषण के कुछ अंश को अप्रत्यक्ष रूप से कि इंटरव्यू दिखाना था। इस संबंध में विवाद था सर। नहीं, एक पहला सवाल, भाषण था कि इंटरव्यू था? वो सर इंटरव्यू था ना? यस सर। अच्छा, तो उसमें क्या विवाद था, बताइए। सर उसमें उनके इंटरव्यू के कुछ वर्ड्स हटाए गए थे। तो उससे क्या सवाल उठा था? सर उसको लेकर प्रसार भारती की गवर्नमेंट के प्रति झुकाव को लेकर क्वेश्चन उठा था, क्योंकि प्रसार भारती एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी वजह से ये कंसर्न आया था सर। अच्छा, एक मुद्दा उसमें और था,
प्रसार भारती द्वारा जो सिलेक्शन होता है उसमें प्रोफेशनलिज्म की कमी, यस उस समय सीईओ जो थे जवाहर सरकार, इसमें कुछ सुधार हुआ है क्या? सर, अब जो सिलेक्शन हो रहा है वो क्या प्रोफेशनल ढंग से हो रहा है? सर अभी वर्तमान समय में अभी हाल ही में करीब 15 दिन हुए होंगे, प्रसार भारती रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया गया है, जिसके संदर्भ में ऐसे सुधारों की अब उम्मीद की जा सकती है। परंतु जवाहर सिरकर के बयान के अंतर्गत न्यूज सर्विसेज से रिलेटेड अधिकारियों की नियुक्ति अभी भी केंद्र सरकार द्वारा ही की जाती है। तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रसार भारती की स्वतंत्रता में कुछ सुधार हुआ, जो उन्होंने खुद उठाया था 14 में, क्या उनके प्रधानमंत्रित्व के दौरान कुछ सुधार हुआ है? सर ऑटोनॉमी सर वर्तमान सरकार भी हमें वर्तमान सरकार के संदर्भ में सर उनके द्वारा दिए गए बयानों में उन्होंने हमेशा ही ये बात बोली है कि हम प्रसार भारती की स्वायत्तता ऑटोनॉमस को लेकर पूर्ण रूप से मैं इसके पक्ष में हूं। और वर्तमान समय में सर अभी ऐसा कोई भी विवाद देखने को नहीं आया हुआ है, और इस दिशा में सर तत्कालीन सरकार के साथ साथ प्रसार भारती भी प्रयासरत है। हेलो फ्रेंड्स, दीक्षांत आईएएस प्रस्तुत करता है दीक्षांत फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, भारत सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा वित्त पोषित। हेलो फ्रेंड्स, दीक्षांत फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑनलाइन कोर्स का लाभ लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर दीक्षांत एजुकेशन टाइप करें और हमारे ऐप को डाउनलोड करें, या दीक्षांत आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऑफलाइन कोर्स का लाभ लेने के लिए या इस बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 7428092240 9312511015 8851301204।